बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। 2025 का पहला शो आपका और हमारा साथ पिछले साल रहा। अप्रैल में आगाज़ हुआ है साथ का, और अब एक नया साल का आगाज़ हो चुका है। दो के अभी मुझे चंद महीने हुए हैं, लेकिन स्टिल, क्योंकि नए साल के अंदर मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है जी। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये नया साल हमारे लिए खुशियों, पॉजिटिविटी, अच्छी बातों का, अच्छे तवक्कुआत का और अच्छे गोल्स का सेट हो, और हम इस साल के अंदर अपनी जो चीज़ें हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनको अचीव करें। और पाकिस्तान के लिए जी ज़रूर दुआ करें, हमारे मुल्क के लिए, हमारे यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और आपको टीवी स्क्रीन भी आपने हमारी देखी होगी, थोड़ा हमने इसको सेलिब्रेट इस अंदाज में किया कि हमारी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं ऑन स्क्रीन। सो आई होप कि आपको पसंद आएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि इस साल भी पिछले साल की तरह आपके साथ उसी तरह से रोज़ मुलाकात हो, अच्छी बातें करने की कोशिश करें, और अगर कोई गलती हो जाए तो हम पहले से माजरत खाएं जी। नया साल आ गया, लेकिन मुल्क की सियासत वैसी की वैसी है। 2 जनवरी को हुकूमत और PTI के दरमियान जी मुज़ाकरात का आगाज़, बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित होंगे या नहीं होंगे। PTI ने जी 2 मुतालबात रखे हैं, जिनमें एक मुतालबा बानी PTI समेत तमाम कैदियों को रिहा करने और उन पर कायम मुकदमात ख़त्म करने का है, और दूसरा ये कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर तरीन जजेस हैं उनका कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएँ। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत बानी PTI समेत पार्टी के जो कैद तमाम तर अफराद हैं उनको रिहा करना हुकूमत के लिए मुमकिन होगा। दूसरा ये कि मिलिट्री कोड से दी गई सज़ाओं और अदालतों में जो इन अफराद के ज़ेरे समात मुकदमात हैं वो भी हुकूमत में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती तो PTI इन मुज़ाकरात को किस नतीजा खेज़ मानेगी या नहीं मानेगी, और किस तरह से इसको परसीव करेगी। जबकि PTI रहनुमा असद कैसर साहब के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि मैं जेल से तब बाहर निकलूंगा जब हमारे वर्कर्स बाहर निकलेंगे। 2025 जी सियासत क्या होगी, दो के मैंने आगाज़ में ऐसे कह दिया कि जी वैसी की वैसी है। ये हमारे तज्ज़ियाकार बताएंगे। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। आपने नया साल आपको मुबारक हो। और यहाँ पर हम जितनी सेलिब्रेशंस का जिक्र कर रहे हैं, दो के दुनिया भर में इसको बड़ा भरपूर सेलिब्रेट किया जाता है। हम पाकिस्तानी सियासत को आई विश के हम इसको अच्छे तरीके से सुबह सुबह बात करें, लेकिन आपको लगता है कि 2024 में जो पाकिस्तानी सियासत का हाल रहा है 2025 में इससे कुछ मुख्तलिफ होगा? देखें आप, हम यकम को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पता नहीं 2 को क्या करें। मुज़ाकरात शुरू होने हैं। हमारी सारी मुसीबत ही यही है, ये सियासतदान जो आपस में काम करते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामत लगाते हैं, गुफ्तगूएं करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है। हमारे दिलों के दुख यही हैं, हमारे लिए मुसीबतें यही हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम यही हैं। दुआ ही कर सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि इनके दरमियान कोई बेहतर अफ़ाम तफ़हीम हो और ये बेहतर तौर पर बात को लेकर आगे बढ़ सके। इस वक्त तो सूरत हाल है कि उन्होंने 2 चीज़ें मानी है। पहले 4 मुतालबे 4 रंगों में लेकर आए थे, अब उन्होंने उसको ज़रा कंडेंस कर दिया है और कहा कि 2 मुतालबे हैं कि एक तो हमारे सारे कैदी रहा करो, इंक्लूडिंग इमरान खान, यानी खुलासा यही है कि इमरान खान को छोड़ो, और दूसरा ये है कि एक कमीशन बनाओ 29 मई का बारे में और 26 ये जो वाक़या हुआ है नवंबर का, इनके वाक़यात के बारे में। और इस सिलसिले में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कमीशन बनाओ, 3 सीनियर मोस्ट जजों का कमीशन बनाओ, यानी जज भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिए हैं कि कौन से जज होने चाहिए। मंसूर अली होना चाहिए, मुनीब आलम होना चाहिए, और चीफ जस्टिस तो खैर होना ही होना है, उसको होना चाहिए। तो गोया कमीशन भी उन्होंने नहीं छोड़ा हुकूमत पर, हुकूमत के उनसे कमीशन नामजद करे, बल्कि बता दिया कि इन जजों पर मुस्तकिल कमीशन कायम करना है। तो मेरा ख्याल में ये दोनों बातें ऐसी हैं कि हुकूमत आसानी से नहीं मानेगी। आसानी से वो इमरान खान को, यहाँ जो उनको मेन कल्प्रिट समझते हैं, उसको नहीं छोड़ेगी, और उनको छोड़ने का मतलब है कि सारी किस्सा ही ख़त्म हो गया है, सारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया है, सारी लड़ाई जाती रही है। ऐसा चाहेगी नहीं हुकूमत की।
और दूसरी तरफ से अगर उनका कहना कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं और उसमें 3 जज वो मुकर्रर करें जो हम चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मुतालबा होगा जो हुकूमत नहीं मानेगी। पहले तो मुझे ये जुडिशल कमीशन समझ नहीं आता, ये टर्म्स नहीं चल पड़ी हैं हमारे यहाँ। पहले जुडिशल कमीशन को हुकूमत मुकर्रर किया करती थी, अब अदालतों से मुतालबा होता है जुडिशल कमीशन बनाओ, पहले से JIT बनाओ। पर JIT तो तब बनी थी कराची में जब पहली बार बनाई गई, कि जब उन्होंने देखा कि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है तो उन्होंने सोचा कि कहीं पुलिस ज्यादती तो नहीं करती, तो उन्होंने कहा पुलिस के साथ MI को और ISI को बिठा दिया जाए। लेकिन बाद में अब मालूम हुआ कि ये दोनों अदालत तो गोया फरीक हैं, अब क्या किया जाए? उन्हें कि अदलिया को ले आओ, इन दोनों को निकालो, अदलिया को ले आओ। अच्छा, कहने को तो अच्छी बात लगती है और आपको ख्याल है कि अदलिया शायद आपकी हमायत करेगी, आपकी मदद करेगी, और जब आप उसमें जज भी नामजद कर देते हैं तो आपको ये यकीन हो जाता है कि आपके सिलसिले में बहुत ही फेवरेबल फैसला आएगा। लेकिन ये कोई वो उन जुडिशल कमीशन का क्या काम है कि वो तहकीक करे, तफ्तीश करे, जुर्म की नौयत को तलाश करे? ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है और हम ये काम अदालती कमीशन के सपुर्द कर देते हैं। हम कहते हैं कि वो करें तहकीक और करके बस अब हम छोड़ दें। बस हमारे सारे साथियों को, सारे कैदियों को जिन्होंने जो कुछ भी किया, 29 मई को जो कुछ किया, उसके बाद जो कुछ किया, उसको छोड़ दें और उसके बाद फिर बात करते हैं। फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। अब ये नहीं पूछते कि इसके बदले में आप क्या देंगे। यानी आप हुकूमत से कहते हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, आप हुकूमत से कहते हो कि ये जुडिशल बना दो, लेकिन इस सारे के बदले में आप हुकूमत को क्या दोगे? वो कहते हैं इसके बदले में हम, जब इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर वो आपसे मुज़ाकरत करेगा। ये तो इवन मांगने वाली बात नहीं होती। यहाँ तो कहे कि आप ये दो, हम ये देंगे। वो पोजीशन में PTI नहीं है और मेरे ख्याल में आपको आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से मीर साहब यही कह सकते हैं कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, फिर उसके बाद यूटर्न ले लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। और आप भी जैसे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास ऑफर करने के लिए इस वक्त कोई चीज़ है, क्योंकि वो इस वक्त उस सिचुएशन में है कि उनके पास ना उनका वो जो कह ले ना कोई ऐसा कार्ड है ही नहीं कि वो कहें कि जी अच्छा आप ऐसे कर दें तो हम ऐसे कर देंगे, क्योंकि वो तो फिलहाल बज़ाहिर खुद बड़े चैलेंजेस से दो चार है। या आमतौर पर कहा जाता है कि इसके बदले में ये कहा जाएगा कि आप बड़ी गाना शिफ्ट हो जाए, हाँ। आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, या ये कहा जाएगा कि आप मुल्क से बाहर चले जाए, या ये कहा जाएगा कि आप 1.5 या 2 साल के लिए इंतखाबात की बात नहीं करेंगे, हाँ। सियासत में बोलेंगे नहीं, या ये कहा जाएगा इतने अरसे के बाद हम इंतखाबात फेयर करा देंगे, फिर देखेंगे क्या सूरत बनती है। और PTI भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई कि इन बातों पर टरका दी जाए। ये उनको टरकाना चाहते होंगे, वो टरकाई नहीं जाएगी। रिजल्ट क्या होगा? वही सूरत हाल जो अब है चलती रहेगी। सूरत हाल ये है कि बात को लटकाते रहो, वो भी लटकाने की कोशिश करेंगे, ये भी लटकाने की कोशिश करेंगे, वो भी धमकियां देने की कोशिश करेंगे, ये भी धमकियां देने की कोशिश करेंगे। नतीजा कुछ नहीं, हम बेचारे अवाम के लिए कुछ नहीं निकलेगा। हम जरा मजबूत बन जाता हूँ, हम बेचारे अवाम के लिए कुछ निकलेगा। हम तमाशा देखते रहेंगे और आप तजिया पूछते रहेंगे, हम तजिया करते रहेंगे, हमारी भी दुकान चलती रहेगी, हालात भी ऐसे कैसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीर साहब ये तो आवाम बेचारी तो कहीं ना कहीं अब तो सेकेंडरी हो गई है। हमें तो सबसे पहले आगाज ही हम बात का ये करते हैं कि जी तहरीक इंसाफ क्या करेगी, नून लीग क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी। आवाम तो कहीं सेकेंडरी आती है कि उसके मसले तो अभी वहीं के वहीं हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की अभी मीर साहब कि तहरीक इंसाफ के जो 2 मुतालबात हैं, अब ये जो मुतालबात कर रहे हैं तो ये तो फिर अगर हुकूमत आपके मुताबिक, और जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि अगर ये तो वो बेसिक चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दो, अगर वो रिहाई हो गई तो फिर तो सारी लड़ाई ख़त्म हो गई, जो कि हुकूमत नहीं जाएगी। तो फिर तो ये मुज़ाकरात इनिशिएट जो 2 जनवरी को होने हैं, इसमें ऑलरेडी इबहाम तो मौजूद है कि जो मुतालबा तहरीक इंसाफ रख रही है वो हुकूमत तो किसी तौर भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आपको लगता है कि बातचीत करने का कोई रिवाज अब शायद दोबारा से आ जाए, क्योंकि हमारे सियासतदानों में तो नहीं है बातचीत या मुज़ाकरात का कोई ऐसा रिवाज? ये आप दुरुस्त कह रहे हो कि रहा करने का मतलब है कि बात को खत्म करो, मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ और आगे चलो। और आगे चलो क्या है कि आगे चलो ये कि हमें इख्तियार दे दो, हमारे बंदे को वज़ीर आज़म बना दो, फिर देखा जाएगा क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हो कि ये वो सूरत हाल है
जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी किसी को भी। हुकूमत को पता है कि बातचीत करने के लिए बातचीत करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इससे आगे जा नहीं सकती, उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को आसानी से छोड़ नहीं सकती। इनको शायद ख्याल है कि इस दौरान में अमेरिका का ट्रंप वगैरह आ जाएंगे तो उन दबाव पड़ेगा और उस दबाव के नतीजे के तौर पर हम छूटना आसान हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल में कोई भी मुल्क जो है दूसरे मुल्क के मामला में इस हद तक जुडिशल सिस्टम पर दखल अंदाजी नहीं दिया करता, इस हद तक हम तवक्को लगाए बैठे हैं। और ये आगाज जो है ये कुछ ज़्यादा खुशगवार दिखाई नहीं देता, लेकिन मज़ेदार ज़रूर है और इसका लुत्फ उठाएंगे हम चंद दिन। और फिर क्या बनता है, फिर वही बनता है जो 1 साल बनता आया है, चलता आया है। ये आसानी के साथ देखिए, इमरान खान की लड़ाई किसी सियासी जमात से नहीं है, ये बार बार कहता हूँ। उनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से है और एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं है, साफ लफ्जों में फौज से है, फौज से भी नहीं है, आर्मी चीफ से है। यानी कि पीटीआई के चीफ की लड़ाई आर्मी चीफ से है। 1 to 1 लड़ाई का नतीजा क्या निकल सकता है? कौन ऐसे में हथियार डालने के लिए तैयार हो सकता है? और बगैर लड़े और बगैर किसी उसके हथियार डालने का मतलब दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल में वो जो मुतालबे कर रहे हैं वो सिर्फ बात को कुछ या तो गलतफहमी में मुब्तला हैं, जहाँ वो भी बात को उनको दिखाई देता है कि शायद इस तरीके से कोई रास्ता निकल आए, उनका बयानिया भी कंप्रोमाइज ना हो, वो अपनी बात भी कर सकें और कुछ हासिल भी अगर ना हो सके उन्हें, कम से कम वो कुछ खो ना पाए। अगर वो ये बात नहीं करते, अगर अकड़ नहीं दिखाते तो उनका बयानिया खत्म हो जाता है। उनका बयानिया ये अकड़ का नाम है। अच्छा मीर साहब, ये जो आपने भी बात की है मुतालबात से रिलेटेड और ये मिलिट्री कोर्ट्स से सजाएं मिलने का जो मामला है, इस पे तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। और अभी तो खैर सोशल मीडिया बड़ी बेरहम चीज़ है। कुछ एक क्लिप खान साहब का बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में बड़ी बात कर रहे थे कि उन्हें चाहिए जी एक ऑथेंटिक जगह है या जो भी उनकी वो उस वीडियो के अंदर उनके कलमात थे। और अब सबसे बड़े मुखालिफ वो खुद हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में जो सजाएं दी गई हैं उसके तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी रिजर्वेशन शो कर रही है। देखिए, इमरान खान अपने ज़माने में हर वो बात कहते रहे हैं जिसकी आप नफी करते हैं। उस ज़माने में वो ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते थे, उनकी हिमायत करते थे, एजेंसियों के रोल की हिमायत करते थे। ये कहते थे कि आप एजेंसियों को मिसाल के तौर पर मेरी हिफाजत करनी है, मेरी हिफाजत करने के लिए उन्हें उन भी टेप करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, इसकी मुझे इजाज़त होनी चाहिए। मतलब वो बात करते थे कि उन्हें फ़ौज को राब्ता रखना पड़ता है वज़ीर आज़म के साथ, मामला को निपटाने के लिए वो करना चाहिए। ये सब बातें करते रहे, ये तक करते रहे कि मैं जो कुछ करता था बाजवा के कहने पर करता था। ये तक करते रहे कि टीटीपी से मुज़ाकरात के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये हिकमत अमली भी बाजवा साहब की थी। जी, उसके बारे में उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि ये बल्कि ओन किया है कि ये मेरे कहने पर हुई थी, लेकिन अब वो उस पर भी गोल मोल सी रवैया आ रहा है। अब उस पर भी कहा जा रहा है कि ये तो भाजपा की पॉलिसी थी जिसको हुकूमत ने ओन किया और हुकूमत चल रही है, अब फौज इससे मुकर रही है या वो लोग जो है वो इसको ओन नहीं कर रहे। कुछ भी किया जाए, पीटीआई भी मुश्किलात में है, हुकूमत भी मुश्किलात में है, हम सब मुश्किलात में हैं और इस मुश्किलात से उस वक्त निकलेंगे। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होने से पहले जब तक हमारा माशी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होता, मामला ठीक नहीं होते। हमें 3 मसाइल दरपेश हैं, माशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के मसाइल। तीनों इकट्ठे हल होंगे तो हमारा मसला हल होगा। मीर साहब, हल कैसे होंगे? बात करने को कोई तैयार नहीं है, जो बात होने लगी है उसमें ऑलरेडी ऐसी शराइत हैं जो किसी एक पार्टी के लिए भी मानना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह कि स्टेबिलिटी, जो इकॉनमी की स्टेबिलिटी की आप बात करें, जब तक आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो इतना केओस का शिकार है कि एक पार्टी कहती है, आए रोज़ धमकी देती है हम एहतजाज कर लेंगे, धरने दे देंगे, एक हुकूमत कह रही है जी कि कर लें, फिर जब वो उनको रोकने पे आते हैं तो फिर मुल्क की जो इंटरनेट बंद होता है, रास्ते बंद होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। फिर तीसरी जानिब जहाँ पर आपने सिक्योरिटी के खदशात
बात के हवाले से बात की, और वो भी उस महाज पे भी हमें बड़े चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि ना इकोनॉमी स्टेबल है, ना पॉलिटिकल सिनेरियो स्टेबल है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए जी, जो सूरत है वो ठीक नहीं है। पारा चनार से लेकर सड़क बंद पड़ी है, उसके नतीजे में कराची में प्रोटेस्ट हो रहा है। रात पुलिस ने वहाँ उस पर भी कार्रवाई की है। एक तरफ तो 1 मई के सेलिब्रेट करने वालों को पकड़ा है, और दूसरी तरफ उन लोगों को पकड़ा है जो धरना देकर बैठे हुए थे। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या तोक़ो कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि हालात मामूल के मुताबिक आए, मुल्क एक नॉर्मल तौर पर आगे बढ़े। तो दूसरी तरफ से कल शहबाज शरीफ ने एक 5 साल प्लान दे दिया है और कई स्कीमें दी हैं, कई तजावीज़ दी हैं। लगता है कि वो आप उनके पाँव जमते दिखाई देते हैं, और वो उसके साथ ही नए नए मनसूबे बना रहे हैं कि हमें क्या करना है, नौजवानों के लिए क्या करना है। 5 साल ये मनसूबा है, इससे टैक्स कितना वसूल होगा, नई हमारी स्पोर्ट पॉलिसी क्या होगी। वो सारी बातें जो बेहतर है, उस पर उन्होंने सोच विचार भी शुरू कर दी है, काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये फिर ही कारगर होगी अगर मुल्क में सियासी अमन होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा। दुआ करें कि ये सूरत हाल पैदा हो, वरना यही है कि वो अपने काम करते रहेंगे या अपने काम करते रहेंगे, और हम तमाशा बन के रह जाएंगे। अनफॉर्चुनेट, अल्लाह करे, हमारी तो यही दुआ है मीर साहब के सब बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको कराची लिए चलेंगे, जहां पे सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए और जो आर्टिस्ट हैं या हुनरमंद हैं, उनकी जो मेहनत है, स्किल है, उसको बेहतर तौर पर दिखाने के लिए जी कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जो है नुमान गुल, वो बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक में मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूँ तो हम सब जानते हैं कि सिंधी टोपी और अजरक को सिंध की सकाफत समझा जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन दो चीज़ों के अलावा और भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो सिंध की सकाफत को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सिंध क्राफ्ट एग्जीबिशन 2024 का इनेकाद किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 रोज़ा सिंध क्राफ्ट एग्जीबिशन 2024 का इनेकाद किया गया है। सिंध की सकाफत को उजागर करने के जो अशिया हैं, जो सामान है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उसके मुख्तलिफ यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद हैं। आइए स्टॉल्स की जानिब चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जो चीज़ें मौजूद है उनका विज़िट भी किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है और उन्हें लिया जा रहा है। आइए स्टॉल्स के जो मालकान यहाँ पर बैठे हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये स्टॉल यहाँ पर मौजूद है जो कि बड़ा ख़ूबसूरत लग रहा है, और इन चीज़ों के हवाले से जानते हैं। मुझे बताइएगा ज़रा, ये क्या चीज़ें हैं और ये किस काम आती है? ये रली है जो कि सिर्फ सिंध में बनती है, आउटसाइड कहीं भी नहीं बनती। और इस रली ये पूरी हाथ की बनी हुई है। पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद इसकी सिलाई करते हैं, और ये चादर के तौर पर वहाँ पर नीचे बिछाने के लिए भी काम आती है और ये ओढ़ने के लिए भी काम आती है, जैसे कि मिनी कंबल बोल देना, तो इस तौर पे भी ये काम आती है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़रा, इस एक रली को बनाने में कितना टाइम लगता है और कितने दिन में तैयार हो जाता है? अगर बारीक रली बनाते हैं तो 1 महीना लग जाता है ना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टोकरियाँ बनती हैं, उनको फिर जोड़ने में, फिर सिलने में टाइम लग जाता है बहुत। अगर 2-3 औरतें साथ में बैठकर बनाती हैं तो फिर कुछ दिन में बन जाती है। ये रली का स्टॉल था जहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम की रलीज़ मौजूद थी, और इसके अलावा भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ भी चलते हैं। ये जो टोकरियाँ बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हाथ की बनाई हुई रखी हुई हैं, मेरे कैमरामैन अशफाक सोत्रा आपको अगर दिखाएं तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं।
ये छोटे से पॉट बनाए हुए हैं जो कि हाथ से बनाए गए हैं और यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो कि इस तमाम चीज़ों के हवाले से काम भी कर रही थी। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमें बताइएगा ये एक टोकरी को या एक इस चीज़ को बनाने में कितना टाइम लगता है, और दूसरा ये बताइएगा ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये आधे दिन में तैयार होती है और आधे दिन में एक दिन में 2 बना लेते हैं हम। ये जो चीज़ सामान इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है ये कहाँ से आती है? ये लकड़ी कहाँ पर होती है? ये किस चीज़ की लकड़ी है? ये खजूर की होती है। हमारे गांव में खजूर है। हम पहले ये नहीं करते थे कि ट्रेलिंग दी तो फिर में हम ये। एक और स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर भी ये खजूर की बनाई हुई चीज़ें मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। खजूर के बनाए हुए मेरे ख्याल में ये बर्तन है, और ये किस काम आती हैं चीज़ें? ये काम आती हैं, हर में यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें बादाम यूज़ कर सकते हैं, खजूर यूज़ कर सकते हैं आप, बिस्किट रख सकते हैं आप। अच्छा, इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ, ये जो बड़े बड़े रखे हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं, और दूसरा ये बताइएगा किस लिए आते हैं? ये हार्ड पार्ट कहते हैं। इससे रोटी रखी जाती है इसमें। हाँ, ये रोटी रहती है अगर जी गर्म रहती है रोटी। इसमें रोटी के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मेरे हाथ में फूल है लेकिन इसमें खुशबू नहीं आ रही है। स्टॉल मालकान से पूछते हैं, हमें बताइएगा इसमें खुशबू नहीं आ रही है, क्या ये कौन से फूल है? हैंडमेड क्रोशेट है ये पूरा, जो है सारा ये हैंडमेड है। इस तरह के बहुत सारे फ्लावर्स हम बना सकते हैं, और ये हाथ से बनाए गए हैं। तो किस चीज़ से बने हैं? सारी वूल से बने हैं, थ्रेड से ही बन सकते हैं, जैसा हमें ऑर्डर मिलता है वैसे बनाते हैं। ये यकीनी तौर पर ये बड़ा अच्छा स्टॉल मुझे लगा। यहाँ पर शहरियों की भी तवज्जो का मरकज़ बन रहा है, क्योंकि एक यूनिक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। कपड़े के हाथ से बनाए हुए फ्लावर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये बैग्स यहाँ पर रखे हुए हैं जो ख़वातीन अक्सर वो बेशतर इसको ख़रीद रही होती हैं, प्लास्टिक के बैग्स ले रही होती हैं। शहरी आ रहे हैं, चीज़ें पसंद कर रहे हैं। एक शहरी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे बताइएगा ज़रा, हम तो ये समझते हैं और ज़्यादातर लोग ये समझते होंगे कि सिंध की सकाफ़त सिर्फ अजरक और सिंधी टोपी में है। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिंध की सकाफ़त को उजागर करती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि ये काउंटलेस चीज़ें हैं, जो कि आप कहें कि कोई ख़ास नाम अजरक और एक ट्रेडिशनल जिसको आप कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो चंगेरें भी हैं, और उसके अलावा वो दूसरी और ट्रेडिशनल क्राफ्ट भी हैं, और बर्तन भी हैं। तो ये सारी तहज़ीब इन सारी चीज़ों को उजागर करती है कि हमारा जो ये लैंड ऑफ यू कैन से सिंध है, ये कितना रिच है। सिंधी टोपी और अजरक इस वक्त उसके स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ। सिंध की ये दोनों चीज़ें पहचान है, और इस स्टॉल के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा ज़रा, ये जो अजरक आपके पास मौजूद है ये प्रिंटेड है या हाथ से बनाई जाती हैं? कितना टाइम लगता है इनको बनाने में? सर जी, ये ब्लॉक प्रिंट होता है पर हाथ से होता है, इसमें टाइम भी लगता है। ये हैदराबाद के साथ है, हाला शेरवान सारी बनती है। ये सिंधी टोपी, इसका दिन भी आपको पता है, पहला एक दिन मखसूस किया हुआ वो भी होता है। मैं भी इसको पहनूंगा आज, और पहन के आपको दिखाएंगे हम कि हम कैसे लगते हैं सिंधी टोपी में। सिंध की कदीम तहजीब, तारीख़, फ़नून और रस्म व रिवाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान आप रखते हैं। कैमरामैन अशफाक सोत्रा के साथ सैयद नोमान गुल, पब्लिक न्यूज़, कराची। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब आपको पता है विद टाइम जैसे जैसे लोगों को होम डेकोर और इन चीज़ों का शौक होना शुरू हो गया है, जो कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गया है। अब आपको सेंटेड कैंडल्स हों या अच्छी प्रेजेंटेबल कैंडल्स हों, अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने लाउंज की टेबल पे पड़ी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। आज हम जिस कपल से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जी, मैंने ऑफर इनसे पूछा कि किसको शौक था कैंडल्स का, तो उन्होंने कहा हम दोनों को शौक था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कपल भी हैं, आपके इंटरेस्ट और
शौक भी एक जैसे हैं और फिर आपने सोचा कि अपना एक स्टार्टअप भी होना चाहिए। और ये हमारे साथ जी वैक्स्ड पर्ल्स के जिनका ये स्टार्टअप है, मोहसिन अली और ज़ैनब मोहसिन, दोनों हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनके जो कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और ये जो इतनी ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेबल कैंडल्स आपने हमारे आगे रखी हुई हैं, मैं थोड़ा सा मोहसिन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। हमें थोड़े से अपने ब्रांड का आइडिया दें कि आपने कब स्टार्ट किया और ये जो आइडिया और कॉन्सेप्ट था सैंड का, ये कैसे आया? So it all started off around like 8 months or so ago. हम लोग we were traveling, तो we were constantly, आप सब लोग सोच रहे होते हैं कि we want to do something of our own, we want to do something of our own. So we were fond of candles, so we saw this one of this type candle. हम जब travel कर रहे थे तो हम लोगों ने एक restaurant में देखी and that's where it clicked us. So then we started thinking about it and then we started how we can get it in Pakistan में available है नहीं है, and this is how it all started and this is how it all brought back to life. लवली। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइए क्या आइडिया है सैंड का? ये रीयूजेबल है, कैसे होता है? और मैं देख रही हूँ पानी के ऊपर सैंड है और उस पे कैंडल फ्लोट कर रही है। हाँ, तो इसको आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं डिनर्स में, जैसे अब रमज़ान में आप जो अफ्तारीज होस्ट करते हैं तो आप बीच में आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने बेटे की बर्थडे पे आप बीच में टेडीज़ रख के अंदर पानी डाल के ऊपर कैंडल फ्लोट करवा सकते हैं। तो ये आप किसी भी शेप में इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट किसी पे, इवन ये ग्लास भी नहीं होना चाहिए, आप एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं, आप कोई पत्थर की किसी चीज़ पे रख के यूज़ कर सकते हैं, स्पाज में जैसे हम लोग जाते हैं यूज़। और ये इतना सेफ़ है कि मुझे अपने बेटे के लिए डर नहीं लगता, क्योंकि अगर वो इसको गिराएगा भी तो ये बुझ जाएगी। ओके, इट्स वेरी सेफ। नॉर्मली बच्चे घर पे होते हैं तो जाहिर है वो हाथ पे गिरा करते हैं। इट्स अ सैंड, it's a sand, yes. It's a sand if you want to touch it. Yes. Okay, perfect. I'll just check from here. Thank you. अच्छा जी, ये है sand जिसको इन्होंने, आप इसको किसी भी सरफेस के ऊपर कर सकते हैं और ये बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स कह लें या कुछ बहुत टाइनी बॉल्स हैं और इसको आप जब इधर लगाएंगे किसी भी सरफेस के ऊपर तो ये कैंडल बन जाएगी। लवली। ये आइडिया आपको कौन से कंट्री में ट्रैवल करके आया, मैं जानना चाहती हूँ। I would let Zainab answer that. रिसेंटली हम मलेशिया गए थे। ओके, और वहाँ पे स्पाज में ऐसी कैंडल्स होती हैं। आई एग्री। ओके, तो मुझे ज़ैनब ये बताएं कि जाहिर है ये सेंटेड कैंडल्स का कॉन्सेप्ट टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। अब लोग अपने, जैसे आपने कहा, बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो टेबल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर, तो आपको टेबल सेटिंग का शौक है? मुझे बहुत शौक है। तो मुझे खाने से ज़्यादा प्रेजेंटेशन का शौक है, तो मैं बहुत ज़्यादा टेबल सेटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो ये भी एक वजह है कि हमारे घर कैंडल्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये आपने वैक्स्ड पर्ल्स के नाम से स्टार्ट किया, राइट? ये लुक्स लाइक पर्ल्स। ओके, लवली। अच्छा, नॉर्मली हम नए स्टार्टअप्स जब देखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मोहसिन, उनको आपने जैसे खुद भी स्टार्ट किया 8 मंथ्स अगो, क्या चैलेंजेस रहे नए स्टार्टअप के तौर पे आपको? एक तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, देन टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ, then logistics, most importantly when you're working in Pakistan, logistics, and then the packaging, because there are a lot of logistic companies but उस तरह शायद टेक सेवी नहीं है, बहुत सारे उनमें challenges आते हैं। प्लस वो एक कल्चरल चैलेंज भी होता है आपको कि पाकिस्तान में है, आप एक you're starting up your own thing, so you need to figure out things on your own. So these are the challenges I feel they are there. टेक्नोलॉजिकल चैलेंज तो है ही है हमारे पाकिस्तान में, वो इन इटसेल्फ है कि वो शायद लोगों को उस तरह अवेयरनेस नहीं है या लोग उस तरह ऑनलाइन आइडिया समझाने में लोगों को थोड़ा सा इट गेट्स ट्रिकी व्हेन इट्स ऑल न्यू कॉन्सेप्ट, तो वो आपको किसी को समझाने में या एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट पिक्स अप। या एब्सोल्युटली। तो मुझे बताएं अभी तक रिस्पांस कैसा है ज़ैनब? रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं जैसे बताई थी लोगों को समझ नहीं आ रही। तो अगर वो कैंडल, अब ये जैसे मैंने इसमें सिंपल मैंने अपने घर से ही ये फ्लावर तोड़ के और ये अंदर ये पत्ते रखे हुए और ऊपर पानी डाला हुआ है। सो पीपल वो लोग कहते हैं कि ये मैं आपको ये पिक्चर भेज रही हूँ, मुझे वैसा बना के दे दें। ये समझाना पड़ता है कि यू कैन डू इट योरसेल्फ, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत देर में समझ आई है कि कैसे फ्लोट कर रही है। नॉर्मली ऑनलाइन अगर आप कोई चीज देख रहे हैं उसको समझने में टेक्स यू नो टाइम। इट्स अ DIY काइंड ऑफ कैंडल कि आप डू योरसेल्फ
हाँ, अपनी मर्जी से किसी भी मोल्ड के अंदर आप इसको कर सकते हैं, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आगे क्या इसमें सेंस का इस्तेमाल आप लोग ऑलरेडी करते हैं, या जो जैसे DIY कैंडल आप कह रहे हैं अपने तौर पे भी आप अपने एसेंस या कोई भी सेंस कर सकते हैं? आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं, तो आप जो सेंट डालेंगे उसको उसी तरह जो है वो स्मेल करेगा। तो इसमें आप कोई भी सेंट डाल सकते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करवा सकते हैं। हमने रखा भी इसीलिए था कि हम आपके सामने भी करके दिखाएंगे, ताकि प्लीज हमें करके दिखाएं, मुझे आई रियली वांट प्लीज। सो आप देखिएगा ये एक मिनट मुझे कैमरा फोकस करने दें, फिर उसके बाद आप स्टार्ट। ओके डन, वी आर सॉर्टेड। अब आप कर सकते हैं। आप देखिए कि मैंने इसी में अपने घर से ही ये फ्लावर्स हैं और ये आर्टिफिशियल जो है वो प्लांट्स डाले हुए हैं, उसमें पानी डाला है मैंने। मैं इसमें टेडी रख सकती थी, अगर मूसा की बर्थडे होती, डायनासोर थीम होती तो मैं डायनासोर्स रखती। व्हाटएवर द थीम इज आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। आप पिक्चर वो प्लास्टिक के उसमें डाल के रख सकते हैं। उसमें पानी डालेंगे और अब हम ऊपर ये कैंडल जो है वो डाल रहे हैं, तो आप देखिएगा कि ये फ्लोट करेगी। इट वोंट सिंक। यस। सो रेस्टोरेंट्स जैसे में पड़ी हुई, या घर में डिनर टाइम, वैसे और आप इसमें अब विक डालेंगे हम। ओके, दिस इज द विक। ओके, के अंदर आती है इसके साथ, और देन यू पुट इट एंड देन यू लाइट इट। और जब ये बिल्कुल जल जाए तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यस, इट्स वेरी इजी फॉर जब ये आप बंद करेंगी तो जब आप इसको बंद करेंगे तो ये थोड़ा सा पीस आप निकाल देंगे, मिक्स कर देंगे। एक को आप बंद करके भी दिखाएं। आई रियली वांट कि हमें नजर आए ये कि ओके, एंड यू जस्ट लेट इट ड्राई। इसको आप मिक्स जो वैक्स है इसके इर्द गिर्द जिस तरह कैंडल की वैक्स होती है वो ड्राई हो जाएगी, एंड यू कैन टेक इट आउट जस्ट लाइक दैट। और ये रीयूजेबल है, वरना तो आप एक कैंडल खरीदते हैं और आपकी वो दिन चलती है, अगर आप ज्यादा शौक से उसको रोज जला रहे होते हैं और उसके बाद वो जाया हो जाती है, उसकी शेप ही खराब हो जाती है। अच्छा, अब आपने क्या सोचा आगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है? कैसे कोई एग्जीबिशंस आते हैं वैसे नॉर्मली वहाँ पर डिस्प्ले वगैरह करने का कुछ सोचा है ज़हन में? हमने सोचा है कि हम करेंगे, और फिर आगे हम इसको एक्सपैंड इस तरह भी करना चाह रहे हैं क्योंकि स्पास वगैरह में यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो सकती है, रेस्टोरेंट्स में यूज़ हो सकती है। तो अभी तो हम इसको सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि कैसे यूज़ हो सकती है, और उसके बाद फिर हम एक्सपैंड करेंगे। तो लोगों को समझ आ रही है? अब लोगों को समझ आ रही है। अब ऑर्डर्स काफ़ी। सबसे वियर्ड सवाल मोहसिना क्या पूछते हैं लोग जब आपको अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर आया, कोई बहुत वियर्ड सा सवाल पूछा कि ये क्या है? ये क्या है तो होता ही है, मतलब यू सॉ द कॉन्सेप्ट, तो उसमें अक्सर लोग पूछते हैं इसमें शेप्स कौन सी हैं, इसमें इस तरह का सवाल आता है। आई एम सो सॉरी, अगर मैं भी अगर हो ना तो मैंने ना देखा, मैं भी ये सवाल करूँ। इसमें मुझे बताएं कौन से जार के अंदर मिलेगी, कैसे मिलेगी? We have made on our Instagram page, we have uploaded a lot of videos explaining the concept. ठीक है। What is the concept, how you can, plus we have thrown like hundreds of ideas how you can utilize this, where you can keep this, how you can refresh this. Waxed Pearls के नाम से आपका पेज है इंस्टाग्राम। ओके, अगर आपने इस की वीडियोस भी देखनी है कि अगर आप घर पे ऑर्डर भी कर रहे हैं तो आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे आइडियाज़ आ सकते हैं, तो Waxed Pearls इनका पेज है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इन द एंड कोई मैसेज अपने बिजनेस के हवाले से, स्टार्टअप के हवाले से ऑडियंस को देना चाहें? कि स्टार्ट में हर से हमारा तो हमने स्टार्ट किया ही है। मैं बाकियों को भी कहूँगी कि हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी, तो आप उसको ये ना समझें कि होगा या नहीं होगा, तो आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। और स्पेशली वुमेन, आप कुछ भी कर सकती हैं, तो आपको ज़रूर कुछ। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू बी व्हेन यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। अब आप एज अ कपल काम कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करें किसी स्टार्टअप में। सो मोहसिन, अब इस हवाले से आप कुछ कहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा आई ऑलवेज फील एंड आई एम वेरी हम्बल्ड कि मुझे ज़ैनब ने हमेशा सपोर्ट भी किया है, और इट्स लाइक यू आर टू व्हील्स ऑफ द सेम कार एंड द कार विल नॉट वर्क। गाड़ी नहीं चल सकती अगर वो एक पहिए पे चल रही होगी, तो दोनों पहियों का साथ चलना और सेम डायरेक्शन में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन द एंड मुझे बताएं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज आजकल इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, आपकी वीडियोस, आपके एड्स चल रहे हो तो लोगों की, क्योंकि नॉर्मली मैं भी कुछ चीज़ देख रही होती हूँ, अगर बार बार एक चीज़ का ऐड आ रहा है तंग आके मैं खोल ही लेती हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़, यू नो। तो आप ये बताएं आप कितना फोकस किए हुए हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग? वी आर 100% फोकस्ड ऑन डिजिटल, बिकॉज दिस अगर मैं लाहौर में एग्जीबिशन हो रहा है तो हम लोग एक सर्टेन
जियोग्राफिकल लोकेशन के लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, बट डिजिटल तो वो आप पाकिस्तान में बहुत छोटे शहरों से भी लोग हमें मैसेज करते हैं, पेरिफेरी से लोग मैसेज करते हैं, देयर आर पीपल लिविंग ओवर देयर एज वेल, तो वो वहाँ से मैसेज आ जाते हैं एंड वी कैन रीच अप टू कराची, इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर निकल के आप, एंड इट अलाउज यू टू इंटरैक्ट विद योर कस्टमर डायरेक्टली। बहुत सारे लोगों से हम डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं थ्रू सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग हमें फीडबैक दे रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स, उनकी पैकेजिंग इंप्रूव कर रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि नहीं ये नहीं। प्लस अभी भी एज यू स्पीक यू आस्क्ड अबाउट बिजनेस एक्सपेंशन, तो पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आस्किंग अस कि इसमें हमें मैरून कलर चाहिए, इसमें हमें रेड येलो कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए। गुड आइडिया कि अगर आप उसको कलरफुल भी कर दें। We do have plans. We do have plans to introduce. Right now we have in 2 colors. We have planned to introduce 4 more colors in the next quarter. Lovely. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आप दोनों का, and I wish you very best of luck for your venture. जनाब मोहसिन अली एंड ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थे जी, अपने इस वैक्स पर्ल के वेंचर के हवाले से बता रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और हमारे सेट के ऊपर अब बहुत सारे मेहमान भी आ चुके हैं। आपको पता है सेकंड आवर के अंदर हम कोशिश करते हैं इकट्ठे सबको बुलाएं, बात करें। आज भी हमारे पास बहुत वैरायटी है गेस्ट को लेकर। एक सिंगर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक शेफ़ है। सबसे पहले हम किचन में जाएंगे जहाँ पे शेफ़ हैं खलील अहमद साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। क्या बना रहे हैं आज आप? मैम आज बना रहा हूँ फ़िश एंड चिप्स बना रहा हूँ मैं। ओके ज़बरदस्त। तो ये आप पहले ये बता दें, यूट्यूब चैनल पे तो आपकी वीडियो नहीं है पहले, या इस पे है? नहीं, उस पे यूट्यूब पे नहीं है पहले। नहीं है, तो बस फिर ये एक्सक्लूसिव रेसिपी आपको यहाँ मिलेगी। तो आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, हमें थोड़ी रिक्वायरमेंट बता दें। इसके लिए पहले मैंने फ़िश ली है, उसके साथ एक कौन सी टाइप की फ़िश है ये बोनलेस फ़िश है। बोनलेस फ़िश है, ओके ठीक है। हाँ, उसके साथ ये टार्टर सॉस बनाऊंगा मैं, और इसके साथ जो फ्राइज है वो बनाऊंगा मैं। ज़बरदस्त। तो आप अपना काम साथ साथ शुरू करें, कैमरा कैप्चर करते रहेगा, और मीनवाइल मैं बाकी मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ जी। हमारे साथ इस वक्त मुकद्दस यूनिस मौजूद हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त सिंगर हैं और सीख रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये म्यूज़िक सीख रही हैं और फिर इसको परस्यू करने का इरादा रखती हैं। मुकद्दस से आज हम बात भी करेंगे और इनके जो सिंगिंग का शौक़ है उसके हवाले से भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मुकद्दस कब से सिंगिंग कर रही हैं आप? सिंगिंग मैं लास्ट 3 ईयर से सीख रही हूँ सुरताल म्यूज़िक एकेडमी से। मेरे टीचर सर ज़ियाउल हक, सर ज़ुबैर जो मुझे सिखाते हैं, और शौक़ तो बचपन से था। मतलब स्कूल में नाते वगैरह पढ़ती थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है। तो फिर मैंने तो आपकी फैमिली में कोई और भी है जो सिंगिंग? नो नहीं, यू द ओनली वन। यस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, पाकिस्तान में हम जब आर्ट और आर्टिस्ट की बात करते हैं या जिक्र करते हैं तो सादिक़ैन के बगैर जी ये जिक्र अधूरा है। और पाकिस्तान के शोरा फाक मुसव्विर कह लें, ख़त्तात कह लें, शायर कह लें, सादिक़ैन अहमद नकवी अल मारूफ सादिक़ैन, जिनको इस्लामी ख़त्ताती और मुसव्वरी में तोरा इम्तियाज़ हासिल है जनाब, यही खसूसियत उनकी वजह शोहरत भी है। आर्ट के दायरे को बहुत वसी किया ख़त्ताती का, जहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ। दुनिया भर में जो होने वाली ख़त्ताती है उनको पायनियर कहा जाता है, और मगरबी ममालिक में तो उनको पिकासो के हवाले से को उनके मुकाबले पे या उस तरह से रेफ़र किया जाता है। लेकिन आज हम सादिक़ैन के काम के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन जहाँ पर हम मगरबी ममालिक की बात कर रहे हैं तो एक इदारा सादिक़ैन फाउंडेशन USA, जो कि सादिक़ैन के आर्ट को प्रिजर्व, डिस्कवर कह ले और प्रमोट करने के हवाले से बहुत काम कर रहा है। आज हमारे साथ इसी इदारे के जो पाकिस्तान में डायरेक्टर प्लानिंग और प्रमोशन मौजूद हैं ज़ुहैब चौधरी, जो कि ख़ुद भी एक यंग आर्टिस्ट हैं, लेकिन सादिक़ैन के फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं, काम करते हैं इस हवाले से, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और जो वही बात है कि जहाँ पे आर्ट और आर्टिस्ट की बात हो रही है तो जिक्र तो अधूरा है सादिक़ैन के बगैर। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और एग्जीबिशन जो हमें नज़र आते हैं, इनका काम भी आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
मुझे थोड़ा सा बताएं अपने इदारे के हवाले से। जाहिर है हम सादिकैन साहब के काम को तो सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसा इदारा जो उनके काम को प्रिजर्व भी कर रहा है, डिस्कवर भी कर रहा है, आप उसको यहाँ पे हिट करें। इसकी मैम 2007 में डॉक्टर सलमान अहमद ने बुनियाद रखी, और डॉक्टर साहब क्योंकि सादिकैन साहब के नेफ्यू हैं और ख़ुद वो एटॉमिक एनर्जी से रिटायर्ड एक इंजीनियर हैं, वैसे उनका आर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उन्होंने 2007 में जब इस इदारे की बुनियाद रखी तो इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम आने वाली नस्ल के लिए कोई ऐसा काम, क्योंकि सादिकैन का काम 87 में उनकी डेथ होगी, तो उससे पहले उनका काम बहुत इस तरह बिल्डिंग्स में था या म्यूज़ियम में है या बहुत सारे अफराद के पास है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना काम बेचा नहीं, तो या ना ही कोई इस तरह की कलेक्शन थी, तो उनका पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ काम था डॉक्टर साहब ने उसको कलेक्ट किया। उन्होंने कोशिश की कि हम इनको जो है ना एक किताब की शक्ल इख्तियार कर लें उसकी। उन्होंने फिर अपनी एक बुक द सागा ऑफ सादिकैन के नाम से हमने उसको रिप्रोडक्ट किया, और उसमें जो है कोशिश की कि सादिकैन का जितना काम हम ढूंढ सकते थे जहाँ जहाँ जाकर उन्होंने उसको ढूंढा। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब ने द सागा ऑफ सादिकैन के बाद द लेजेंड ऑफ सादिकैन, क्योंकि उनकी मल्टी कैटेगरीज है, सादिकैन ने रुबायात पे भी काम किया, उन्होंने मुसव्वरी की, खताती की, और जो है अपना म्यूरल्स क्योंकि पाकिस्तान में पहले बहुत कम, यानी कि अगर कहें तो इंट्रोड्यूस ही सादिकैन ने पाकिस्तान में करवाए। मंगला डैम में उनका एक बहुत बड़ा म्यूरल है द सागा ऑफ लेबर, अगर आप देखें। इसी तरह स्टेट बैंक में उनका म्यूरल लाहौर म्यूजियम की छत में अभी आजकल उतरा हुआ है, वरना रेस्टोरेशन के लिए, तो अगर उस गैलरी में जाएं तो उस गैलरी की जो खूबसूरती थी वो उस म्यूरल से है। इसी तरह उनकी ज़िंदगी में लास्ट उनका जो म्यूरल था वो था द फ्रेयर हॉल में, उसकी छत जो है अभी तक नामुकम्मल है क्योंकि उनका इंतकाल हो गया उसी दौरान, तो वो वहाँ से ब्लू है। और अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं बात को, जैसे आपने भी खुद भी मेंशन किया कि उनकी डेथ के बाद, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में काम बहुत किया लेकिन बेचा नहीं, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनका बहुत सारा काम लोगों ने देखा भी, देखा भी, और कुछ उसमें बहुत ज्यादा फेक भी था, और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस फेक काम को लेकर कोई काम ऐसा कर रही है कि जो उनका फेक काम है उनका नाम यूज करके जो लोग अपनी दुकानें चमका रहे हैं उसके हवाले से कोई काम किया जाए? बिल्कुल मैम, उसके लिए हमने एक तो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हमने ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया उसकी। एक तो सादिकैन का काम ऑथेंटिकेट होना चाहिए। कैसे होता है ऑथेंटिकेट? क्योंकि 87 से पहले का है, उसमें 2-3 चीजें, उसमें प्रॉपर क्लियरेंस होती है कि आया कि ये काम, जाहिर सी बात है 1930 और 87 के दरमियान में हो सकता है, मगर पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि सादिकैन का काम होता है, और अगर आप, क्योंकि जिसको हाव ना हो नहीं है उस काम की, तो वो ये कहता है कि जी ये तो ये सादिकैन का काम है, उसको कहते हैं कब बना था, हालांकि वो पेंटिंग अगर 75 में बनी है तो वो कहता है जी 82 में बनी थी। पहली बात तो वो यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उसकी। दूसरा ये है जब हम उसको क्लियर करते हैं, उसको देखते हैं कि आया कि वो कैनवस उसी ईयर का है, उस ईयर में सादिकैन कहाँ थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी मौजूद थे, और उसके पास किस सोर्स से आया है। वो जब सोर्स और उसकी और बाकायदा, क्योंकि आजकल आपको पता है जदीद दौर है, तो उसकी जो है उसकी कलरिंग और बारीकियां और उसकी जो रेस्टोरेशन जो करते हैं लोग, उसकी एक बाकायदा फोरेंसिक रिपोर्ट के आया कि एग्जैक्ट उसका पता चल जाता है कि ये इस सन का कैनवस है और इस कलर में इस टाइम में सादिकैन ने किया था। ठीक हो गया। उनका काम क्योंकि नकल करना मुश्किल है, तो इस वजह से लोग जरा कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। मुकद्दस, अब जरा आप हमें अपनी आवाज का तारुफ भी करवाएं और कुछ सुनाएं। जी जरूर। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन
गुजर ना जाए कहीं आज का दिन, गुजर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं। क्या बात है मुकद्दस, ज़बरदस्त। तो आप तो बड़ा अच्छा गाती हैं और आप तो अब इसको बाकायदा तौर पे सीख रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने सिर्फ क्लासिकल या इस तरह का म्यूज़िक ही करना है या अपनी उसको एक्सपैंड भी करना है, अपनी जो कह ले डाइवर्सिटी है उसको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं फोक भी मतलब गीत गज़ल तो गाती हूँ, लेकिन रैप वगैरह भी कर लेती हूँ। अभी कोक स्टूडियो का रिसेंटली एक कना यारी का रैप था, तो मैंने उसकी वीडियोस बनाई थी, तो जो कि जुल्फी सर को बहुत पसंद भी आई थी। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया था मुझे उस पर। तो मतलब डिफरेंट चीज़ें मुझे करनी है और इंशाल्लाह इसको प्रोफेशनल लेके आना है इंशाल्लाह। तो अब मुझे बताएं साथ साथ और क्या करती हैं? सिंगिंग तो कर रही हैं, और क्या आपने कोई पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? जी पढ़ रही थी। अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी। ज़बरदस्त। अभी फर्दर स्टार्ट नहीं की ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद स्टडी स्टार्ट नहीं की। तो इंशाल्लाह अभी तो मेरा फोकस सिंगिंग पे है कि मैं इसको लर्न करूँ अच्छे से। जो मेरे टीचर मुझे बहुत अच्छे से सिखाते हैं। नहीं, सबके बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बहुत अच्छा गा रहे होते हैं। इवन हादिया, उसके अलावा एक फिजा बच्ची थी, मैंने उन सबके इंटरव्यूज वगैरह किए, तो आई रिमेंबर कि माशाल्लाह आपके टीचर बड़े अच्छे हैं और वो खुद भी बहुत दफ़ा मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा मुझे मुकद्दस ये बताएं कि ज़ाहिर आपकी फैमिली में कोई और सिंगिंग नहीं करता, तो अम्मा अब्बा ने मना नहीं किया कि क्यों करनी है, कैसे, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, एक्चुअली आई एम ओनली वन, नो ब्रदर एंड सिस्टर। तो बस ठीक है ना, फिर तो मनमानी कर लिया आपने। लेकिन अच्छी बात है, हम ग्लैड कि आपने करते हैं बाबा मुझे, मतलब एकेडमी लेके जाना, फिर वहाँ से लेके आना। इवन जब तक मेरी क्लास कंप्लीट नहीं होती वहीं पे मेरे साथ रुकते हैं। तो फिर मामा घर पे वेट करती हैं कब आएगी मेरी बेटी सीख के। तो फिर अभी वो भी बहुत खुश हो रही होंगी जब मुझे यहाँ पे देख रही होंगी। घर आती हो तो सीख के आती हो तो? बिल्कुल, घर में सारे दिन मैं प्रैक्टिस घर पे भी करती हूँ, जो मुझे सर देते हैं लर्न करने के लिए। मैं घर से फिर लर्न करके वहाँ जाती हूँ, फिर सर को सुनाती हूँ, फिर सर मुझे इस तरह सिखाते हैं। ज़बरदस्त मुकद्दस। अभी हम आपसे और बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ ज़ुहैब साहब भी मौजूद हैं। ज़ुहैब साहब, अब हमने जिस तरह से बात करें कि दुनिया भर में इसको एक सादिक़ैन साहब के काम को एज अ रिसर्च भी करते हैं लोग, यूटिलाइज। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में अब किस तरह का काम हो रहा है? क्योंकि जाहिर है जिस चीज़ों को अभी हम डिस्कस करें, बहुत एक डाइवर्सिटी या वास्ट काम है उनका। अब मैम क्योंकि आपको पता है एआई टाइम चल आ गया है उसमें, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने इसमें किया है, मगर जो यूनिक काम है पिकासो, माइकल एंजलो, सादिक़ैन, ये वो लोग हैं जिनको हम लेजेंड कहते हैं। तो इनको लेजेंड इसी बुनियाद पे कहते हैं। इनके काम के लिए बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए डॉक्टर सलमान साहब ने, हमने फाउंडेशन ने कोशिश की है कि हमने 30 बुक्स बनाई हैं। उसके अलावा अब हमने रिसेंटली एक उन पे डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई है राज़े फ़न, जो तकरीबन 35 मिनट की है। उसमें हमने कोशिश की है कि उनके काम से लेके उन्होंने जो जो किया। बेसिकली सादिक़ैन का एक ये भी है कि सादिक़ैन के पास पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट है जिसके पास 4 अवार्ड मौजूद हैं, निशान-ए-इम्तियाज़, तारा-ए-इम्तियाज़, तमगा-ए-इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसके अलावा आप, यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई। अच्छा, ये आ गया उनके काम के हवाले से कुछ चीजें पढ़ी हैं, मैं चाहूंगी आप कैमरे में दिखाएं किस तरह का काम है इसमें। जी फोकस कीजिएगा। ये मैम उनकी जो कैलीग्राफी बेसिकली आपको अपनी तरफ रोटेट करके और कैमरे में दिखानी पड़ेंगी। हाँ जी, इसको आप हाथ में पकड़ लें, हाथ में पकड़ लें और इसको दिखा दें। बेसिकली मैम सादिक़ैन को जो है ना एक फ़न खताती में हयात नौ के लिए भी कहा गया कि जो कैलीग्राफी की रेजिडेंस, जिस तरह सादिक़ैन ने बेसिकली अपना खत, एक जो खत सादिक़ैनी जिसको हम कहते हैं, कि उसमें हम कह सकते हैं कि आप अपने, ये उनकी रुबायात हैं जो उन्होंने खुद लिखी। अच्छा, अब एक पेज को ना आप थोड़ा, मैं कैलीग्राफी, हाँ जी, कैलीग्राफी निकाल कर तो इस वाले कैम में आप दिखा दें। बिल्कुल इसको ऐसे दिखाएं जी, थोड़ा और स्ट्रेट कर लें। हाँ बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन। ये मैम उनकी कैलीग्राफी है, और कैलीग्राफी की उन्होंने उन ममालिक में भी एग्जीबिशन किए जहाँ पे मुस्लिम नहीं थे, और उनका क्योंकि फ़न साथ उन्होंने मुसव्वर भी किया है उसको। आप देखें कैलीग्राफी में जो है उन्होंने, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, सूरत रहमान जो है उनकी, उन्होंने पूरी सूरत मीडियम बहुत सारे यूटिलाइज किए हैं, कोई भी ऐसी, यानी कि सूरत रहमान उन्होंने अलग अलग हर
पैनल जो है हर आयत में अलग अलग उसकी मुसव्वरी है, वरना अमूमन लिखी जाती है फबिय्यला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, या लिखा जाता है तो बिल्कुल ही हम लिखते हैं या फुल लिख देते हैं, या उसको अगर एक पैरे में लिखते हैं तो उसको अलग अलग नहीं, उसमें उन्होंने कोशिश की है कि तकरीबन उसको मुसव्वर किया जाए, उसकी जो तर्जमा है उसका मफहूम अदा हो सके। उन्होंने इस तरह इसमें दिखाया। ये आप देखें ना फबिय्यला सूरत रहमान की जो पूरी आयात हैं उसमें हर एक अलग किस्म नज़र आती है। और इसी तरह यानी कि अगर उस टाइम में हम देखें तो पाकिस्तान में एक ही आर्टिस्ट था जिसके पास जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी उनके घर तशरीफ़ लेके गए, जनरल ज़िया उनके घर तशरीफ़ लेके गए, जनरल अयूब से ने उन्होंने सागा ऑफ लेबर जब बनाया तो उसमें उन्होंने लेबर दिखाई सारी काम करती हुई, तो जनरल अयूब ने उनसे कहा कि सादिक़ आप फूल तितलियाँ नहीं बनाते, तो उन्होंने कहा कि मैं हक का आर्टिस्ट हूँ, कि मैं मेहनत कश बनाता हूँ, जो मेहनत करते हैं और जो खुश होते हैं जब उनको। That's very interesting। और ये बाकी 2 बुक्स में क्या है? ये मैम उनकी बायोग्राफी पे द सागा ऑफ सादिक़ैन, क्योंकि हाँ जी ये आर्ट के मौजू पे छपने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी किताब है, और इसमें टोटल उनकी बायोग्राफी और उनकी वर्ल्ड प्रेस यानी कि जो फ्रांस में लिमोंड ने उनके बारे में लिखा, खलीज टाइम्स ने उनके बारे में लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, यानी कि सादिक़ैन ऐसे फनकार थे जो 5 बड़े आज़मों में उस टाइम जाने जाते थे। यानी कि 87 से आप पहले देखें तो बहुत कम, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, अब तो खैर सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत हाईलाइट हो जाते हैं, जानते हैं। और इसी तरह जब सादिक़ैन पेरिस गए तो सादिक़ैन को फ्रांसीसी नहीं आती थी, सादिक़ैन को उनकी फ़नी महारत पर वहाँ के जो नोबेल इनाम याफ्ता राइटर है एल्बर्ट काम्यू की नॉवल द स्ट्रेंजर को इलस्ट्रेट करने का मौका मिला, और उनको बिनाल दी पेरिस के अवार्ड से नवाजा गया उससे। और वो यानी कि सादिक़ैन का ऐसा काम था जिसके बाद उनको जो उनके फन को यूरोप में जिसने प्रमोट किया, रिकग्नाइज किया, और उनको वो शोहरत मिली जो कि जाहिर है। बिल्कुल बहुत बड़े आर्टिस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, और हमारे साथ अभी इस वक्त और भी मेहमान मौजूद है। मैं चाहूँगी ज़रा किचन की सूरत हाल भी हम जान लें। ज़ुहैब साहब से तुम बात कर रहे हैं, क्या मैरिनेशन अभी की है आपने फ़िश की? जी मैरिनेशन मैंने फ़िश की भी मैरिनेशन कर ली और फ्राइज़ की भी मैरिनेशन कर ली। किस चीज़ से मैरिनेट किया आपने? इसको मैंने अदरक लहसुन के साथ किया और मस्टर्ड और थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च डाली इसमें मैंने। ठीक है। और जो लाल मिर्च है ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसमें मैं जिसकी मर्जी है, चॉइस है। ओके। और फ्राइज़ की मैरिनेशन? तो फ्राइज़ में इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला 1 चम्मच, और 2 चम्मच इसमें मैं मैदा डाला है, और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल कर नमक डाल के इसको मैंने मैरिनेट कर लिया। अब आप इन दोनों को डीप फ्राई करेंगे? जी, इसकी अब मैं कोटिंग करूंगा, उसके बाद इसकी मैं इसको पहले फ्राई कर लूँगा हल्की आग में, उसके बाद हम कोटिंग किस चीज़ से करनी है आपने? कोटिंग अभी मैं इसकी करूँगा, बेसिकली इसमें करते हैं उसकी ब्रेड क्रम्ब से, लेकिन इसकी मैं रस से कोटिंग करूँगा तो वो थोड़ा क्रंची हो जाए। जी मैम। ज़बरदस्त, गुड टेक्निक। अच्छा जी मुक़द्दस, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको आप सुनती हैं, जो आपको पसंद है? सुनती मैं सभी को हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने सुनती हूँ, मैडम के गाने सुनती हूँ। न्यू सिंगर्स में आतिफ़ असलम, आयमा बेग, मोमिना मुस्तहसन, और मतलब कि सभी को पसंद करती हूँ, सुनती सभी को हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई एक। तो चले हमें कुछ और सुनाएं अपनी पसंद का। जी ज़रूर। जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया सिर्फ तेरे नाम, नज़रों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी, आफरी 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 आफरी। ज़बरदस्त। तो मुक़द्दस कितनी प्रैक्टिस करती हैं, कितने देर रियाज करती हैं? अकेडमी में 2 आवर्स की क्लास होती है, और घर में भी मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 आवर ज़रूर प्रैक्टिस करूं। ज़बरदस्त। चलें जी, मुक़द्दस हमारे साथ मौजूद हैं, खलील अहमद शेफ़ हमारे साथ हैं, ज़ुहैब चौधरी। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी किचन में बन रही है मछली और मेरे पास आ गया है जुशांदा, क्योंकि मुझे फ्लू है और मैंने सोचा कि मैं अपनी चाय को आज ब्रेक देती हूँ और मैं इस काम से करती हूँ ताकि मुझे कुछ फ़र्क पड़े। लेकिन किचन में खाना बहुत मज़ेदार बन रहा है। फिशन चिप्स, उसके लिए खलील साहब कुछ प्रेजेंटेशन का काम कर रहे हैं, जी है ना? जी मैम। ओके परफेक्ट। अच्छा जी ज़ोएब साहब, आप ज़रा मुझे बताएं कि अब आपका जो इदारा है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, क्या क्या आप लोगों ने गोल्स या टारगेट सेट किए हुए हैं और कितने लोग आपके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं? मैम हमारे साथ बेसिकली वॉलंटियर जो स्टूडेंट्स आर्ट फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से हैं लोग, वो साथ हमारे अटैच हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, उसको हमने साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। साथ पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, तो मुख्तलिफ आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिलके जो है म्यूज़ियम्स हैं, जिस तरह नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, लाहौर म्यूज़ियम है, तो उनमें हम अब हमारी कोशिश होती है, हमने सादकैन का काम जो है वो वीकली रीप्रोडक्ट किया है कैनवस पे। ठीक है। दोबारा यानी कि सोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने उसको कोशिश की है कि हम सादकैन का, क्योंकि बेसिकली उनका काम अब जो म्यूज़ियम में है वो हम कहीं और नहीं दिखा सकते, और वैसे एक काम उनका क्योंकि काफ़ी ह्यूज पेंटिंग्स हैं तो वो ना ही बंदा कैरी करके कहीं उठा के लेके जा सकता, तो हमने उसको एक शॉर्ट मीडियम में कैनवस पे रिप्रोडक्ट करवाया है। और हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग शहर में, सिटीज़ में, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में उसकी जो है एग्जीबिशन करते हैं, क्योंकि ताकि बच्चों को पता, जो लोग लाहौर में कराची नहीं जा सकते सादकैन का काम देखते हैं, तो वो लाहौर में वो काम देख सकें। तो एग्जीबिशंस और प्रोग्राम्स किस तरह के आप लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं? हम मैम पहले तो एक ट्रिब्यूट टू सादकैन के नाम से उसका स्लोगन रखते हैं। उसके बाद हम उसमें राज़े फ़न 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं सादकैन की। उसके बाद हम उस प्रोग्राम की बाकायदा इनॉग्रेशन करके उसमें हमारी कोशिश होती है कि सादकैन की तीनों कैटेगरीज, क्योंकि सादकैन ने इकबाल, गालिब और फैज़ पर भी काम किया है, तो जो उन्होंने उनको मुसव्वर किया है, उनके कुछ कलेक्शंस, उनकी अपनी रुबायात 1-2 और साथ जो है कैलीग्राफी सूरत रहमान के कोई मैक्सिमम 45 पीस पर ये मुश्तमिल होती है। उसमें हमने 2 या 3 म्यूरल्स रखे होते हैं हर एग्जीबिशन में। और अभी फिर हमने रिसेंटली सादकैन अवार्ड्स का एक सिलसिला शुरू किया है। जो बच्चे सादकैन पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और जो सादकैन के काम से मुतासिर होकर कोई कुछ ना कुछ जो भी पेंटिंग्स करते हैं या खुद पेंट करने की कोशिश करते हैं एक न्यू जनरेशन के लिए, तो उनको हम फिर हर साल सादकैन अवार्ड देते हैं, साथ सादकैन सर्टिफिकेट्स देते हैं। उसके अलावा जिनको कोई रिसर्च के लिए कोई चीज़ चाहिए हो तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन उनको फुली सपोर्ट करती है। उसमें फिर हमने रिसेंटली एक GC यूनिवर्सिटी के साथ एक इवेंट किया, मौज़े फ़न, तो उसमें हमने कोशिश की कि कुछ बच्चों को सादकैन पे स्कॉलरशिप दी जाए, और ताकि जो है स्कॉलरशिप में क्या होता है, उसमें हम सादकैन पे जो रिसर्च कर रहे होते हैं उनको हम जो भी यानी कि सपोर्ट कर सकें। उसमें बुक्स हो गई, उसमें उनके थीसिस के जो भी यानी कि, क्योंकि बाज़ फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यानी कि अफोर्डिंग नहीं होते इस तरह, तो वो अगर सादकैन पे कोई काम कर रहे हैं या फाइन आर्ट में सादकैन पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं या कहीं उनको जाना पड़ रहा है, तो उनको फुली फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो है एग्जीबिशन, क्योंकि ये उनके खासकर हमने जो मेन बड़ी एग्जीबिशन है वो हम ट्रिब्यूट पे रखते हैं, क्योंकि 10 फरवरी को उनका इंतकाल हुआ था, तो मेन एग्जीबिशन वैसे तो इस साल भी होने वाली है? जी इस साल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में और लाहौर में मेरा ख्याल है कि हम उसमें कोशिश करते हैं कि अलहमरा हो जाए। अगर अलहमरा ना हो तो फिर हमारी कोशिश होती है लाहौर म्यूज़ियम। ठीक हो गया। वो उनके एक रुबाई भी है, उसी आप आगे जो बात कर रही थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने एक रुबाई कही थी कि किस्मत मेरी कतरे से गोहर तक ना हुई, मेरे गाहक पे नज़र तक ना हुई, यारों ने कुछ इस अंदाज से बेचा मुझको, मैं बिक गया और मुझको खबर तक ना हुई। तो उस टाइम भी यानी कि जो है ना फेक और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुकद्दस कुछ और सुनाएंगे आप? जी, मैं आपको अपना क्लासिकल कुछ सुनाती हूँ। ज़रूर। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया,
सबब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद आया। वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। क्या बात है, खूबसूरत। आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि विद टाइम जब आप सीख रहे होते हैं तो और निखार आता रहता है आपकी। तो आपको फ़र्क लगता है? बहुत ज़्यादा। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, वो ओल्ड वीडियोस मेरे पास पड़ी थी, मैंने रिसेंटली उन्हें देखा, तो उसमें और अब में बहुत फ़र्क है। कैसे फ़र्क लगा? फ़र्क, वो बहुत शार्पनेस थी उसमें, सॉफ्टनेस नहीं थी मुझे, मतलब कि सुर भी पक्के नहीं थे। तो जितनी मेहनत मेरे टीचर्स ने मुझ पे की, ऑब्वियसली लगता है कि अब काफ़ी फ़र्क है, बेहतर आ गया और विद टाइम इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीखने का प्लान है साथ साथ? क्योंकि नॉर्मली जो लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं वो गिटार या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लाजमी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। गिटार एंड पियानो का मुझे है, तो टीचर वो लर्न करवाते हैं। अक्सर मुझे पियानो में क्लास देते हैं जब वो फ्री टाइम उनका होता है। हारमोनियम भी तो होता है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली उसी पे आप रियाज करते हो? जी जी, हारमोनियम एंड पियानो उसी पे रियाज होता है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी ज़ुहैब साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 10 फरवरी को एग्जीबिशन होने वाले, तो एग्जीबिशन के लिए किस तरह का काम ज़्यादा आप लोग डिस्प्ले करते हैं? हर तरह का पीएनसी के पास, क्योंकि मैम सादकैन के अपना एक परमानेंट कलेक्शन है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी में सादकैन को 3 गैलरियों से नवाजा था। एक गैलरी सादकैन इस्लामाबाद, गैलरी सादकैन लाहौर और गैलरी सादकैन कराची। तो जो इस्लामाबाद में सादकैन गैलरी थी वो फिर पीएनसीए में शिफ्ट हो गई थी। तो पीएनसीए में क्योंकि सादकैन का ओरिजिनल काम है, तो वहाँ पे हम सादकैन का जो ओरिजिनल काम है, इस वजह से वहाँ पे डेथ एनिवर्सरी को रखते हैं। और उसमें हम राज़े फ़न, शॉर्ट फिल्म राज़े फ़न है, उसमें डॉक्टर साहब और साथ जो हैं 2 हमारे और उस टाइम यानी कोई फेमस जो हैं जो सादकैन पर बात करना चाहें लोग वो। और उसमें हमारी कोशिश होती है कि अब इस दफ़ा राज़े फ़न के साथ हम सादकैन अवार्ड भी, जिन्होंने इस साल आर्ट में जो खिदमात पेश की हैं, तो उनको सादकैन अवार्ड से भी नवाजा जाए, तो उनकी उस तरह हौसला अफजाई की जाए। तो आप खुद भी आर्टिस्ट हैं, आप किस तरह का काम करते हैं? मैं खुद बेसिकली कैलीग्राफी करता हूँ और उसमें इसी वजह से ही सादकैन के साथ यानी कि सादकैन साहब से यानी कि मुतासिर जिस इंसान होता है, क्योंकि बेसिकली जब आप आर्ट कर रहे होते हैं तो फैमिली में आपको सबसे ज़रूरी होती है फैमिली सपोर्ट। अगर आप एक आर्टिस्ट है तो आपके साथ फैमिली सपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर घर में कोई बच्चा पेट कर रहा हो तो माँ बाप कहते हैं इसको दूसरे बच्चों से दूर रखो वरना ये इनको ख़राब करेगा और इनको पढ़ाई से दूर करेगा। तो इस वजह से जो है आर्ट से यानी कि मेरा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी मेरे वालिद साहब आर्टिस्ट थे, तो वो भी कैलीग्राफी में, और मेरे जो ताया जान थे वो भी कैलीग्राफी करते थे। तो इस वजह से एक आर्ट जो है वो यानी कि जब भी स्कूल से या कॉलेज से आना तो कैलीग्राफी देखने को मिलनी। और सादकैन के काम से इस वजह से मुतासिर थे कि उनका काम बहुत ह्यूज काम था और बड़ा यूनिक काम था, बड़ा मुनफरिद था, और सादकैन क्योंकि सबसे हटके थे। तो फिर मैं स्पेशली कराची गया सादकैन का काम देखने, फ्रेयर हॉल गया और जो स्टेट बैंक में उनका काम है उसको देखा जाके। और इंसान सोच नहीं सकता कि एक आर्टिस्ट, उनकी अब 57 ईयर्स उनकी टोटल उम्र है, और अगर आप उनका काम देखें तो जहाज साइज जितनी उनकी पेंटिंग्स है, तो इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। और वो इस तरह काम करता है जिस तरह कोई जिन्न है। यानी कि अगर सादकैन की ज़िंदगी एक 57 ईयर एज का इंसान आप देखें और सादकैन का काम देखें तो ऐसे लगता है जैसे कोई 5-7 लोगों ने ये काम मिलके किया है। इस तरह का काम है। डेफिनेटली ठीक हो गया। किचन के अंदर भी कुछ हलचल है, खलील साहब हमें बताएं क्या चल रहा है? जी, इसके साथ हमने टाटो सॉस भी बना ली है। इसमें मैंने डाली है इसमें मायो, और इसमें मैंने चॉप जो है वो वेजिटेबल डाली हैं, और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसमें नमक डाला, और थोड़ा सा इसमें मैंने लेमन का टच दिया है। टाटो सॉस हमारी तैयार है। अब हमारी ये फ़िश ये भी
फ्राई हो रही है। उसके अच्छा, बाद हम फ्रेश ये जो करेंगे। हमें रेस्टोरेंट से मिलती है इट्स वेरी क्रंची, वो बहुत क्रंच होता है, क्या इसमें भी उस तरह का क्रंच जी, होगा? इसमें भी वही होगा। कोई टिप उसमें बताएं हमें क्रंच मेंटेन रखने के लिए। इसको पहले तो आप इसको जब मैरिनेशन करते हैं उसके बाद ब्रेड क्रम की 2 वैरायटी होती है, एक नॉर्मल होता है, एक बड़ा ब्रेड क्रम होता है, जो इसमें एक उसके अलावा आप खुद भी इसकी कर सकते हैं इसकी मैरिनेशन। जिस तरह ये इसकी कोटिंग करते हैं, इसको पहले आप पानी में डालेंगे, उसके बाद इसके आप कॉर्नफ्लोर में डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, उससे बहुत ज़्यादा वो हो जाती है इसकी। अच्छा, नॉर्मली जब हम कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं मसाला अंदर तक जाए, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए टाइम चाहिए, इसको आधा घंटा कम से कम वो चाहिए, उससे जो है ना इसका वो मसाला अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। और आप इसको डीप फ्राई करें? जी, मैं इसको डीप फ्राई कर रहा हूँ। और कुछ लोग एयर फ्राई करते हैं, उससे क्रंच रहता है या नहीं? नहीं, उससे क्रंच नहीं होता है इसको डीप फ्राई से, क्योंकि इसके फिश के अंदर पानी होता है, तो वो खुश करने के लिए इसको डीप फ्राई करते हैं, वो लाजमी है। ठीक हो गया। चलें, आपकी कितनी देर और फिश में है ताकि हम दिखा भी दें इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन? 5 मिनट और 5 मिनट और है। मीनवाइल मुकद्दस क्योंकि हमारे साथ है, 5 मिनट हम ऐसे तो नहीं बातें करके गुजारेंगे, हम तो गाना सुनेंगे मुकद्दस से। मुकद्दस आप थक तो नहीं गई? हम आपसे इतने सारे गाने सुन रहे, हमें मजा आ रहा है, आप अच्छा गा रही हैं, तो आप हमें कुछ और सुनाएं। जी। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हुसैना, नैना तो दूर ना करी हाय नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हुसैना, नैना तो दूर ना करी, हिजरानू टाल वे रैन दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रोना पाया जीना तेरे नाल वे, हिजरानू टाल वे रैन दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रोना पाया जीना तेरे नाल वे सावा, बाकी ने यार जो भी सावा, हंस के मैं नाम तेरे लावा, नैना तो दूर ना करी हाय नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हुसैना, नैना तो दूर ना करी। क्या बात है मुकद्दस, वेरी नाइस। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतना अच्छा, इतनी यंग एज में आपने अपनी सिंगिंग को इतना सीरियसली लिया हुआ है और आप सीख रही है। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ परफॉर्म करने की ख्वाहिश हो कि मैं इसके साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ? एक्चुअली मैंने दुबई एक्सपो में आयमा बेग और आसिम अजहर के साथ परफॉर्म किया हुआ है। ओह लवली। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और अब मुझे ख्वाहिश है कि मैं बाकी सिंगर्स के साथ भी काम करूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कोई ऐसी कि मैं अपने साथ-साथ का। सोविताल अकेडमी में तो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो आते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो कभी मौका मिला है? नॉट येट बट आई होप सो, इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अभी तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अभी तो आगाज़ है और आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इन द एंड जी, आप जो सब कुछ कहना चाहें सादिकैन के काम के हवाले से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से? सादिकैन का मैम यही है कि हमारी कोशिश यही है कि हम सादिकैन का काम नस्ल नौ तक महफूज करें और जो यंग जनरेशन तक उसका काम लेके आएँ। और हमारी कोशिश यही होती है कि सादिकैन का काम जितने से जितना ज़्यादा फ़ाइन आर्ट, क्योंकि अभी फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट्स में बच्चे जाते हैं जो, तो उनको बिल्कुल यंग होते हैं एक, तो दूसरा उनको इतना होता नहीं है क्योंकि हम सोशल मीडिया में इतना बिजी रहते हैं और पुराने जो हमारे लेजेंड लोग हैं हम उनको फ़क्तन भूलते जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो अपने जो बेसिक जो लोग हैं जिन्होंने आर्ट के लिए खिदमात पेश की हैं इस मुल्क में, उनको याद रखें। तो उनकी याद दहानी के लिए हम जो है
मुसलसल कोशिश करते रहते ठीक है। हैं। उसमें अभी सादकान फाउंडेशन का जो एक मिशन है कि हमने उनका काम, क्योंकि उनका काम प्रिजर्व करना सबसे बड़ी बात है, उसके बाद उसको जो है डॉक्यूमेंट करना। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन हमने 30 किताबें, 4 कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं सादकान फाउंडेशन की, उसमें मिस्टिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने अब अलग अलग कैटेगरीज करनी शुरू कर दी हैं। जो उनके रुबायात हैं, वैसे उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में भी 2 रुबायात की बुक्स सादिकान नक्काश और सादिकान खतात के नाम से जो पब्लिश कर दी थी, तो उसी को हमने उठा के उनकी अगर आप देखें रुबायात भी देखें तो उस एक मुनफरिद है। उन्होंने एक रुबाई भी खुद लिखी, साथ उसको ड्राइंग भी उसकी करने की कोशिश की। अगर मैं आपको थोड़ा उसमें दिखा सकूं। ज़रूर ज़रूर। ये लेजेंड सादिकान, ये उन्होंने उसको मुसव्विर भी किया है उस रुबाई को, यानी कि शायर तो एक शेर कहता है ना, तो उन्होंने शेर रुबाई लिखी और साथ उसको मुसव्विर भी किया उसी हैटिक पे के उसको साथ, और वो कैक्टस से बड़ा मुतासिर थे। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच ज़ुहैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुकद्दस आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिश भी हमारी रेडी हो गई है, आप इसको प्लीज़ अगर डिश आउट कर देंगे भाई साहब तो हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन भी आ जाएगी जनाब। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। 2025 का ही हमारा पहला शो है और अल्लाह करे आपका और हमारा साथ इसी तरह से रहे, हम अच्छी तरह से आपको एंटरटेन भी करते रहें, इन्फॉर्मेशन भी देते रहें। और ये फाइनल प्रेजेंटेशन जो आप फिश की देख रहे हैं ये हो गई है जी। और खलील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। फ्राइज़ आप इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी आप कल, और फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।